हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता और आज मैं आप सबके लिए थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि सीएसआई नेट के 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो एग्ज़ाम हमारा नवंबर में हुआ है, जो एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, तो आप सब क्वेश्चन को देखो ध्यान से। सारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, टेक्निक भी बताई हूँ मैं कि कैसे आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या तरीका है, फॉर्मूला, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप उसको नोट कर लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। लास्ट टाइम में आप ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ नहीं सकते हो, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है सब मैं एक्सप्लेन की हूँ। आगे भी आपको सीएसआई नेट के पिछले 4 साल के क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं आपको देती रहूँगी। एग्जाम से पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद से करो। नहीं सॉल्व हो रहा है फिर वीडियो देखो, एक्सप्लेनेशन देखो और चेक करो क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए। देखो क्वेश्चन है अब आपका, अ मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस अंडरगोज एक्सपेंशन फ्रॉम P1 V1 to P2 V2 under isothermal or adiabatic condition the pressure of the gas will fall more rapidly under adiabatic conditions because। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, आपका कंडीशन दिया हुआ है मोनोएटॉमिक परफेक्ट गैस के लिए। आपको निकालना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपका कंडीशन कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो आप जानते हो कि पीवी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका हो गया वी गामा, और गामा जो होता है आपका वो होता है सी पी बाई सी वी। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे ये जानना था कि मोनो एटॉमिक के लिए ये रिलेशन क्या होता है। मोनो एटॉमिक के लिए आपका सी पी और सीवी का क्या होता है। तो आपकी सीपी जो होती है मोनो एटॉमिक के लिए वो 5/2 होता है और सीवी जो होता है वो 3/2 होता है। अब देखो ये चीज़ तो आपको याद रखना होगा कि मोनो एटॉमिक के लिए कितना है, या कभी ट्राई एटॉमिक पूछ दे तो ट्राई एटॉमिक के लिए कितना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर ट्राई एटॉमिक का होगा, ठीक है मैं बता दे रही हूँ, अगर ट्राई एटॉमिक के लिए है तो यही सीपी आपका 7/2 होगा और सीवी आपकी 5/2 होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब हो रहा है, तो अगर इन दोनों सीपी बाई सीवी करोगे तो कितना हो जाएगा, गामा की रेशियो 5/3। ठीक है, तो अब इसमें जो ऑप्शन 5/3 वाली वो आंसर हो गया हमारा, तो आंसर हो गया डी, वी का पावर हो गया 5/3, ये मोनो एटॉमिक के लिए। ओके, तो अब जो क्वेश्चन है हमारा वो केमिकल इक्विलिब्रियम से है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमारा फॉर द रिएक्शन। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, मतलब बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, छोटे से करने से आपका हो जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाएगा तो अच्छा है, निकल जाएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं है, और इसको मैं थर्मोडायनेमिक में ही कवर करा दे रही हूँ। तो फॉर द रिएक्शन N2+3H2 gives 2NH3 the thermodynamic quantity which depends upon the pressure at which equilibrium is arrived। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर के चेंज करने पे हमारा मतलब कौन सा थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज हो रहा है अगर आपका प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो कौन से थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अब पैसा से पहले तो ये देखो कि प्रेशर के चेंज करने पे, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या चेंजेस होते हैं, तभी आप बता सकते हो कि किस थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, आप एक चीज याद रखना, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किसी भी चीज, मतलब अगर आप प्रेशर, वॉल्यूम, इनमें से मतलब कुछ भी अगर, या फिर नंबर ऑफ मोल्स, इनको चेंज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारा, इक्विलिब्रियम में बेसिकली हमारा किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको चेंज करने से हमारा इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता है, बस हमारा इक्विलिब्रियम में मतलब हमारी डायरेक्शन शिफ्ट होती है। ठीक है, शिफ्टिंग होना और इक्विलिब्रियम चेंज होने में दो डिफरेंट बात है। ठीक है, तो इनमें अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपकी इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। ये डिपेंड करता है कि वो किस में डिपेंड करेगी, वो बाकी सबके लिए कुछ जो भी कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बट आपका इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा। अब देखो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, मान लो आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होना चाहिए, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जब आपका इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि केपी नो चेंज होगा, केपी में इक्विलिब्रियम प्रेशर इंक्रीज करने पे, प्रेशर इंक्रीज करने पे बस इस रिएक्शन के लिए क्या वैलिड है कि आपका जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है उस साइड शिफ्ट होती चली जाएगी जिधर आपका
नंबर ऑफ मोल्स या बोल लो आपकी जो ये कोफिशिएंट है जिधर कम होगा, आपको बस देखना है कि किस साइड कोफिशिएंट, जैसे इधर 1+3=4 हो गया और इधर आपका 2 हो गया, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बस आपकी डायरेक्शन मूव हो रही है, इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपका यहाँ पर जो भी है, मान लिया अगर 2 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 2 × 10⁻⁶ जो भी है वो आपकी वैल्यू वही रहेगी, बस आपका डायरेक्शन मूव हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यानी कि केपी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बाकी क्या ऑप्शन हो सकता है, तो जब केपी चेंज नहीं हो रहा है तो हम जानते हैं क्या रिलेशन होता है हमारा डेल्टा जी और केपी के बीच। डेल्टा जी इज इक्वल टू -RT/ln/KP, ये हमारा रिलेशन होता है। जब केपी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज इन केपी, तो आपका इसका मतलब क्या हो गया, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा जी भी हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज। तो जब डेल्टा जी चेंज नहीं हो रही है तो फिर अगला क्वांटिटी क्या पूछा है हमारा, डेल्टा एच है वहां पर। तो डेल्टा एच के लिए क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो जब डेल्टा जी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है डेल्टा एच भी चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है, ये सब भी एज इट इज है, तो डेल्टा एच भी हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, तो डेल्टा एच में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ऑप्शन पर आते हैं, तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में केपी कैंसिल हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा और इसमें भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके, तो डेल्टा जी नॉट है, मतलब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट डेल्टा, यहाँ पे भी ओके, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं हो, तो आपका ऑप्शन तो बच गया लास्ट वाला, जो कि सही आंसर भी है। बट अब ये कैसे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के डिक्रीज या इंक्रीज करने पे आपका मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। ओके, वो तो हमें दिख भी रहा है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो है हमारा, वो हमारा प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में मोल फ्रैक्शन जो है वो आपके चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये फ्रैक्शन जो है आपका, क्योंकि यहाँ पे नंबर मोल चेंज हो रहा है ना, इक्विलिब्रियम आपकी शिफ्ट होते जा रही है, जिधर कम है उधर मूव करते जा रही है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर हो गया डी। तो ये वाली क्वेश्चन है द चेंज इन केमिकल पोटेंशियल, तो जूल में बताना है आपको, जूल में पूछ रहा है आंसर, of 1 mole of an ideal gas when it is compressed isothermally at 300 Kelvin from 1 atmosphere to 2 atmosphere is closest to, तो पूछ रहा है डेल्टा म्यू। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला जाना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बल्कि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है डायरेक्ट आपको पुट कर देना है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT/ln/P1। ठीक है, फिर हम म्यू2 के लिए भी लिख सकते हैं म्यू नॉट प्लस RT/ln/P2। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है हमें चेंज इन, तो हम लिख सकते हैं म्यू2 माइनस म्यू1 इज इक्वल टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो RT कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, ln/P2 माइनस ln/P1। ओके, तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा म्यू और ये हो जाएगा RT। तो आप अगर लॉग में है, माइनस है बीच में, ठीक है, माइनस और लॉग में, तो इसे हम लिख सकते हैं ln/P2 डिवाइडेड बाई P1। ठीक है, प्लस में होता तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ln/P2 बाई P1। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में आपका P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और गैस कांस्टेंट तो हमें याद रखना ही होगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आपको याद रखना ही होगा, कुछ जो वैल्यू है आपकी वो तो आपको याद रखनी होगी, और यहाँ पर गैस कांस्टेंट का ये वैल्यू यूज होगा क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, जूल में चाहिए। जब भी आंसर जूल या किलो जूल में चाहिए तो हमें इसी वैल्यू की यूज करनी होगी। ठीक है, तो हो गया डेल न्यूज इक्वल टू आपका गैस कांस्टेंट कितना हो गया, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इनटू टेम्परेचर 300 केल्विन। अब ये देखो वहाँ पे ही क्वेश्चन में ये बता रखा था कि ये 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल है, इसका मतलब ये आपका मोल कैंसिल हो जाएगा, आप चाहो तो इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 1 मोल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा क्या है ln,
P2 हमारा कितना था, 2/1। तो अब देखो क्या आपका यूनिट तो मोल मोल कैंसिल हो जा रही है, पर केल्विन केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, तो जूल बच रहा है। तो यूनिट कन्वर्जन का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो आपको अगर एग्जाम में टाइम बचाना है तो देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। जब भी अगर गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर हो और आपका टेम्परेचर 300 है, ठीक है, आंसर जूल जूल में ले रहा है, तो आपको क्या करना है, 8.314 इंटू 300, इसको आपको अप्रोक्स लेना है 2500, ठीक है। आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 2494.2, ठीक है। तो इसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं, मान सकते हैं कि ये 2500 है। तो उससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और आपके टाइम भी बच जाएंगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बच जाएगा। तो इसको आप अगर याद कर लो तो बेटर होगा। जितने बार आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसका राउंड करके लो, इसके बजाय कि आप कैलकुलेटर यूज करो या लंबा कैलकुलेशन करो, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको हम लिख ले 2500, ठीक है, 2500 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ln2 की वैल्यू दी हुई है, तो ये वैल्यू है 0.69। तो अगर 0.69 को हम 0.7 ले ले तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम इससे कैलकुलेट करें। वो टाइम टेकिंग है, इससे क्या होगा, अप्रॉक्स ले रहे हैं और आंसर हमारा क्लोज टू आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा 750 जूल, ठीक है। इसकी जगह हमने 0.7 ले लिया है। अब आप देखो ऑप्शन क्या क्या है। देखो ऑप्शन में 1225 है, 1725 है, 2425 है, 2725 है। हमारा क्या आ रहा है, 1750 जूल आ रहा है, ठीक है। तो सबसे क्लोज क्या होता है, ऑप्शन भी होता है, यही राइट हमारा आंसर है। तो अगर आप थोड़ा बहुत अप्रॉक्स ले रहे हो, ठीक है, 2494 है, इसकी जगह हम 2500 कर ले रहे हैं, 0.69 की जगह 0.7 कर ले रहे हैं, तो हमारा इतने का डिफरेंस कभी नहीं आ सकता कि 1725 की जगह 2425 आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो नेट में ऐसा होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन बल्कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के कैलकुलेटिव होते हैं, तो वो बहुत डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंस वाले ऑप्शंस देते हैं कि आप थोड़ा अप्रॉक्स भी लोगे तो आपका जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर 2494 है, ठीक है, तो आप इसको राउंड करके 3000 ले लो, ठीक है, तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको सबसे क्लोजेस्ट वाले राउंड में करने हैं जो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपका समझ आ गया होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, 4 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाता। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा है एंट्रोपी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है द एक्सेस मोलर एंट्रोपी, द एक्सेस मोलर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड ए विथ लिक्विड बी इज -RlN2, ठीक है। तो द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व चेंज इन एंट्रोपी अपॉन मिक्सिंग, तो आपका लिक्विड ए का दिया हुआ है मोल और लिक्विड बी की मोल दी हुई है, तो आपको बताना है कि एंट्रोपी चेंज आपको बताना है, ठीक है। तो अब डेल्टा एस फाइंड करना है हमें। और क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन में हमारा डेल्टा एस एक्सेस दी हुई है, ठीक है। ये देखो ये जो क्वांटिटी है ये आपका डेल्टा एस एक्सेस के लिए दिया हुआ है, -RlN2, -RlN2, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका सेकंड डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए, ठीक है। तो पहले आपको ये निकालना होगा तब आप ये निकाल सकते हो। तो फाइनली आपको ये निकालना है। तो डेल्टा एस मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला होता है हमारा -R, ठीक है। यहाँ एक्स क्या है, यहाँ एक्स आपका मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। देखो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी किया, कुछ टॉपिक अगर आपकी रह गई है, तो ये फॉर्मूला कभी कभी ये मिक्सिंग के फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला भी एक बार देख लो क्योंकि इसका कैलकुलेशन तो इजी है, तो भी आपका बन जाएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आगे देखो, तो डेल्टा एस मिक्सिंग आर को देखो यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको आर की वैल्यू पुट ही नहीं करनी है, ठीक है। ऑप्शन में भी डायरेक्ट आर दिया है तो आर को आर रहने दो, ठीक है। तो आर रहने दो, -R, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना है हमें। तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या हो जाएगा, N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो N1 हमारा 1 है और N2 भी हमारा 1 है, तो 1 + 1 ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया हमारा N1 की जगह तो 1 हो जाएगा ln 1/2। तो ये x1 के लिए हो गया, x2 के लिए भी करेंगे तो हमारा N2 डिवाइडेड बाई
n1 + n2 आएगा, तो ये भी 1/1 + 1 होगा, तो 1/2 हो गया, तो 1 × ln 1/2, ठीक है। तो -r ये क्या हो जाएगा 2 ln 1/2, ठीक है। दोनों जब सेम क्वांटिटी तो ऐड होकर के 2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया -2r ln 1/2। तो देखो लॉग है आपका और आगे के साइड में आपका माइनस क्वांटिटी, अगर इसको आप हटा के पॉजिटिव करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो 2r ln 2, ठीक है। हमने क्या किया एक्चुअली, ये हाफ फ्रैक्शन को अगर उल्टा कर दोगे तो आगे का निगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ln 1/2 को अगर हम ln 2 लिखना चाहते हैं इस तरह से तो -ln 2 लग जाएगा, ठीक है। या फिर -ln 1/2 है तो इसको हम ln 2 लिख सकते हैं। ये थोड़ी मैथ्स की चीज़ें आपको पता है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ्स वालों को ऑब्वियसली पता है, जो बायो वाले हैं वो नोट कर ले। अब आपका क्या दिया हुआ है, डेल्टा एस एक्सिस दी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आपका डेल्टा एस निकालना है। तो जो हमारी चेंज इन एंट्रोपी होती है, जितनी भी एंट्रोपी है सबकी एडिशन होती है, ठीक है। सबको ऐड करना होगा आपको, जो फाइनल एंट्रोपी होगा। तो डेल्टा एस मिक्सिंग प्लस डेल्टा एस एक्सिस, ठीक है। इस फॉर्मूले का अब आपको यूज करना, आपको दोनों ही क्वांटिटी दिया हुआ है। अब एक बार क्वेश्चन को, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आप उसको, अब तो आपका पेपर पे तो आता नहीं है, बट आप उसको अपनी रफ नोट पे नोट कर लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लो कि आपने सारी चीजें सही से देखी है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या बच्चे गलती कर सकते हैं कि वो डेल्टा एस यहाँ से लेकर के मिक्सिंग वाले में ऐड कर देंगे, तो वही आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है द एक्सेस मोलर एंट्रोपी, ठीक है। क्वेश्चन में एक्सेस एंट्रोपी नहीं है, ये एक्सेस मोलर एंट्रोपी है, यानी कि ये मोलर क्वांटिटी था हमारा, ठीक है। डेल्टा एस, या तो जब आपने लिखा तभी यहाँ पे आप मोलर लिख लो या सिर्फ एम लिख लो, तो ये डेल्टा एस एम मोलर था, ठीक है। तो जब ये मोलर है तो इसका मतलब इसको आपको मोल से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर मोलर वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब है डेल्टा एस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तभी वो मोलर एंट्रोपी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, और जो आपका क्वांटिटी डेल्टा एस मिक्सिंग आया है ये मोलर नहीं है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ मोल से। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने हो गए, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों को ऐड करना होगा और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो नंबर ऑफ मोल्स अब इस केस के लिए हमारा क्या हो गया है, तो डेल्टा एस एक्सेस मोलर को हमें डेल्टा एस एक्सेस में लाना है, ठीक है। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देना है इस क्वांटिटी को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी डेल्टा एस एक्सेस, हमें ये चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, यानी कि 1 + 1, तो वहाँ पे हमारा -r ln 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो हो जाएगा -2r ln 2, ठीक है। आपको समझ आ रही है बात कि हमने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स है, हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है वो हमारा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा मोलर एंट्रोपी दिया है, और हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा एस एक्सेस चाहिए, ना कि हमें मोलर एक्सेस एंट्रोपी चाहिए, ठीक है। हमें डेल्टा एस एक्सेस चाहिए। तो किसी भी क्वांटिटी को मोलर बनाने के लिए हम नंबर ऑफ मोल से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमें उसका रिवर्स चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अभी हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अब हमारा हो रहा है डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एस मिक्सिंग प्लस डेल्टा एस एक्सेस, ठीक है। हमें डेल्टा एस मोलर एक्सेस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सेस चाहिए। तो ये हो गया हमारा 2r ln 2 जो आपने यहाँ से निकाला है, ठीक है। अब ये क्वांटिटी कितनी दी हुई, -r ln 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2r ln 2 -2r ln 2, ठीक है, कट के हो गया 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा 0, ठीक है। इसको इस तरह से करना था, मैंने समझाने के लिए इस तरह से पूरा आपको समझाया है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। आपको बस
वैल्यू छोटा छोटा कैलकुलेशन भी नहीं था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको सारा, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है और आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आता है कि एंट्रोपी आपका पूरा जो ओवरऑल एंट्रोपी होती है, जितनी भी एंट्रोपी है सबकी समेशन होती है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन करने का ही मेरा मतलब है। जिनको भी जो डाउट रह गया होगा इन सारे क्वेश्चन में, वो सारा समझ ले, क्लियर कर ले, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो अब एग्जाम आएगा उसके लिए इजी हो जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनाना ही है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन लास्ट है। तो ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन हमारा लास्ट है, यानी कि जो 2020 में क्वेश्चन पूछा था CSIR ने थर्मोडायनेमिक्स से, इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी ज्यादा कुछ वैसे क्वेश्चंस नहीं थे। आप अगर पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स तो मेरा सजेशन ये है कि इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका डायरेक्टली कभी रियल गैस के लिए वैल्यू या कभी आइडियल गैस के लिए, ठीक है, इस तरह से कुछ कुछ पूछ देते हैं इनका रिलेशन। आप उन रिलेशन को एक साथ कर लो, ठीक है, पढ़ो जब आप पढ़ रहे हो, बट अब जो लास्ट टाइम एग्जाम के, तो उन सबको आप एक साथ कर लो और रिवाइज करो, ठीक है। बहुत बच्चों ने इनको डायरेक्ट कर लिया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उतना भी नहीं है कि ठीक है आप कितनी चीजें याद करोगे, नहीं है, तो अगर आपने ये पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट 1, ठीक है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट स्टेट का इक्वेशन अगर आपने पढ़ रखा है, आपको इसका इक्वेशन भी पता है, तो आप ये निकाल लोगे, ठीक है, आप वैल्यू निकाल लोगे वहां से। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे होगा। तो अब देखो, ये जो क्वांटिटी है ये कहाँ से पूछी हुई, ये रिलेशन हमें कहाँ मिलता है? ये रिलेशन हमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, हमें थर्मोडायनेमिक के फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट स्टेट की वाली इक्वेशन से हमें मिलती है, ठीक है, ठीक है, ये हमें मिलती है। ये फॉर्मूला आपको इस इक्वेशन से मिलता है, इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि आप पूरा डेरिवेशन तो यहाँ तक नहीं कर सकते हो। आप अगर डायरेक्ट चीज नहीं भी याद रख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप पूरा इक्वेशन तो ये डिराइव नहीं कर सकते, बहुत टाइम चला जाएगा। उससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है, वो क्वेश्चन करो जो आपको अच्छे से आते हैं और कम टाइम लगे, नहीं तो फिर आपके 2 क्वेश्चन तो ये खा जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, 2-3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अब देखो, रियल गैस इक्वेशन, रियल गैस के लिए पूछा है, यानी कि वंडरवाल गैस के लिए पूछा है, चाहे वंडरवाल यूज करे या कभी रियल गैस के लिए पूछ दे, ठीक है। तो पहले आपको रियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारा, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। अब ये तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटर से ही पढ़ रहे हैं, ये तो हम सबको पता ही होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल वाले हो या जो मैथ वाले हो या आपके ऑर्गेनिक वाले हो, सबको ये फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। तो ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है या फिर रियल गैस इक्वेशन है, ठीक है, या वंडरवाल गैस इक्वेशन बोल सकते हो। तो आपको रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, पी की वैल्यू निकालनी होगी। अगर रियल गैस से हम क्या करना है, पी प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं एन आर टी डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी, ठीक है। देखो कैसे, देखो ये इक्वेशन रहा, यहाँ से हमें क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ से हमें p की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा p है, p को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट में हमें p को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारा क्या होगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से p निकाल लो, एक स्टेप तो ये हुआ, फिर हो गया हमारा एन आर टी वी माइनस एन वी, और यहाँ प्लस है तो एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। ये है हमारा डेल यू बाई डेल वी, टी इज इक्वल टू, मैं इसे लिख दे रही हूँ, माइनस पी प्लस टी डेल पी बाई डेल टी, ठीक है। ये क्वांटिटी फाइंड करना है हमें, ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, p को हमें t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो डेल पी बाई डेल टी, तो ये सारा भी क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा एट कांस्टेंट v, ठीक है। तो यानी कि t के अलावा, पार्शियल जब यूज हुआ तो t के अलावा जो भी क्वांटिटी है वो सारी हमारी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर। तो अभी इसको देखो, एन आर ये तो बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, डेल टी नीचे की क्वांटिटी जो है वो भी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसको बाहर निकाल दो, v माइनस एन वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी कांस्टेंट v, ठीक है, माइनस
n स्क्वायर। देखो ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, यहाँ पे तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये तो 0 हो जाएगा आपका। बच गया ये, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो क्या आ रहा है आपका, एन आर वही वी माइनस एन वी। ठीक है, ये आपकी आ जा रही है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है। डेल यू बाई डेल वी कांस्टेंट टी, ये हो गया माइनस पी प्लस, अब देखो यहाँ पे जो माइनस है इसको आप पूरा वैल्यू लिख दो। जो वैल्यू आपने यहाँ पे निकाला है ना पी के लिए, यहाँ से जो पी के लिए वैल्यू निकाला था उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो वो है हमारी माइनस पी के जगह लिख लिया हमने एन आर टी बाई वी माइनस एन वी, ठीक है। इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, मैं अलग अलग कर ले रही हूँ, एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा है पी डेल पी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू तो हमने निकाल लिया, क्या होगा, तो ये वैल्यू कितना है हमारा निकाल लिया हमने, क्या होगा, ये वैल्यू था एन आर वी माइनस एन वी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है टी है, तो ये टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया, सिर्फ ये बच गया, एन स्क्वायर ए वाई वी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारा जो पूछा है, देखो उसमें एम यूज किया है, यानी कि मोलर है। ठीक है, यानी कि मोलर वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये वीएम क्या है, हमारा मोलर वॉल्यूम है। अभी अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में, मोलर वॉल्यूम के लिए क्या होता है, हम उस क्वांटिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर वॉल्यूम को आपने नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया है तो वो मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या निकला है, वी स्क्वायर, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स के यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर है, तो इसको अगर डिवाइड कर दिए इसको हम लिख सकते हैं ए वाई वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इसके ला सकते हैं, लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं हम, वी एम स्क्वायर। ये हो गया ए वाई वी एम स्क्वायर। देखो ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो हमारा आया ए वाई वी एम स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े इस टाइप से पूछते हैं, जो आते रहते हैं एग्जाम में। जैसे ये हमारा जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट शीट से ये क्वांटिटी मिला है, इससे हमें क्या क्या मिलता है, इससे हमें इंटरनल प्रेशर मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है, इंटरनल प्रेशर का क्वांटिटी करके भी पूछ सकता है रिलेशन। ठीक है, इन दोनों को कोरिलेट करके पूछ सकता है, या फिर ये आपका पूछ सकता है, जैसे रियल गैस के लिए पूछा है तो आइडियल गैस के लिए पूछ सकता है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए पूछ सकता है, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि यही क्वांटिटी आपकी आइडियल गैस के लिए 0 हो जाएगी। फिर यही क्वांटिटी आपकी रियल गैस के लिए क्या हो जाएगा, ए वाई वी एम स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर ए वाई वी स्क्वायर। ठीक है, ये रियल के लिए हो जाएगी। ठीक है, और एक ठीक है, ये तो हो गया। तो पूछ सकता है कि इसका भी डायरेक्ट पूछ सकता है फॉर्मूला, या फिर पाई टी करके पूछ सकता है, यानी कि इंटरनल प्रेशर करके पूछ सकता है। और नीचे ऑप्शन आपको इस तरह से दे सकता है, माइनस पी टी डेल टी वॉल्यूम। ठीक है, इसको जैसे भी अरेंज कर सकता है, प्लस पार्ट को ऐसे लिख करके अरेंज कर सकता है। ठीक है, इतना सारा मतलब पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन। और जैसे क्या हो सकता है, आपका सीवी के रिलेशन में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अल्वा के बेसिस पे पूछ सकता है। ठीक है, अब ये वाले इतने आप नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए, इंटरनल प्रेशर के लिए क्या आपका रिलेशन बनता है, उतना तो आप करके ही जाओ। एक आपका और है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए यही रिलेशन को पूछ सकता है।
ठीक है, यहाँ पे जो Z है ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। ठीक है, Z को हम लोग PV/RT ये क्वांटिटी होता है। तो इसको भी आप जो इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई करके ड्राइव करके भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट रियल गैस और आइडियल गैस की भी ये क्वांटिटीज क्या होती है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये आप याद रख लो, कभी आइडियल के लिए पूछ देगा तो 0 होगा उस तरह से। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब जो भी आपका 2020 का थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन था सबने करवा दिया मैंने, 2021 का भी करवा लिया है। जिसने नहीं किया, जिसको डाउट है वो देख सकते हो जाके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा लिंक। और बाकी भी आपको CSI नेट के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मैं क्वेश्चंस लाती रहूंगी। अब लास्ट टाइम में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं पिछले 4 साल के हर टॉपिक के क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपके लिए बेनिफिट हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।